नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज शरद पवार ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा धमाका किया। उन्होंने एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफे का ऐलान करके सबको चौंका दिया। शरद पवार ने कहा था कि रोटी पलटने का वक्त आ गया है, लेकिन आज तो उन्होंने पूरा का पूरा तवा ही उलट दिया। शरद पवार ने कहा उन्होंने एनसीपी के अध्यक्ष पद से हटने का फैसला किया है। हालांकि पवार ने यह भी कहा कि वो सामाजिक जीवन में बने रहेंगे, जितनी संभव होगी लोगों की मदद करते रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, लेकिन पार्टी के अध्यक्ष पद पर नहीं रहेंगे। जैसे ही शरद पवार ने यह कहा तो एनसीपी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने रोना शुरू कर दिया। हाथ जोड़कर शरद पवार से फैसला वापस लेने की अपील की। असल में एनसीपी के किसी नेता को बहुत देर तक समझ ही नहीं आया कि क्या कहें, कैसे रिएक्ट करें, क्योंकि किसी को शरद पवार के इस फैसले की दूर दूर तक भनक नहीं थी। शरद पवार के बयान के बाद पूरे महाराष्ट्र की सियासत में हलचल पैदा हो गई। एनसीपी के तमाम जिला अध्यक्षों ने, पार्टी के पदाधिकारियों ने इस्तीफों का ऐलान कर दिया। सैकड़ों कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए, कहने लगे जब तक पवार साहब अपना फैसला वापस नहीं लेते तब तक वो धरने पर बैठे रहेंगे। इसके बाद दिन भर कार्यकर्ताओं को मनाने का दौर चला। इन सारी बातों में नोट करने वाली बात यह थी कि एनसीपी के सभी नेताओं ने शरद पवार से अचानक लिए गए फैसले पर पुनर्विचार करने की गुजारिश की, लेकिन उनके भतीजे अजीत पवार अकेले ऐसे थे जिन्होंने कहा पवार साहब ने सोच समझकर फैसला किया है। घर में बड़े बुजुर्ग उम्र के पड़ाव पर छोटों को घर की जिम्मेदारी सौंपते हैं, वही शरद पवार ने किया है और इसमें कुछ गलत नहीं है, इसलिए ज्यादा हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं। एनसीपी के कई नेताओं को अजीत पवार के इस रुख पर हैरानी हुई। बाद में जब एनसीपी के नेताओं ने पवार से इस्तीफा वापस लेने को कहा, उनके घर उनसे मिलने गए, तो पवार साहब ने सिर्फ इतना कहा कि अगर आप लोग जिद कर रहे हो तो मुझे 2-3 दिन सोचने का मौका दो। अब सवाल है, क्या शरद पवार अपना फैसला वापस ले लेंगे या फिर शरद पवार का ऐलान एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? अगर शरद पवार अपना फैसला वापस नहीं लेते तो एनसीपी का नया अध्यक्ष कौन होगा, कैसे चुना जाएगा, कौन चुनेगा, पार्टी के फैसले कौन करेगा? क्या एनसीपी अजीत पवार के कब्जे में चली जाएगी या फिर शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले या अपने किसी और करीबी को पार्टी का अध्यक्ष बनाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि शरद पवार के इस ऐलान पर कांग्रेस, शिवसेना और बीजेपी के नेताओं ने कैसे रिएक्ट किया और पवार के इस फैसले से महाराष्ट्र की राजनीति पर क्या फर्क पड़ेगा? इस सब की बात करेंगे आज की बात में, लेकिन सबसे पहले आपको दिखा देता हूं आज मुंबई के वाईबी चव्हाण सेंटर में क्या हुआ, शरद पवार ने क्या कहा। असल में प्रोग्राम तो था शरद पवार की ऑटोबायोग्राफी के विमोचन का। प्रोग्राम से पहले तय था, इसलिए एनसीपी के सारे बड़े बड़े नेता, सांसद, विधायक तय वक्त पर पहुंच गए थे। अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, सुप्रिया सुले, अनिल देशमुख, दिलीप वलसे पाटिल, सुनील तटकरे, जितेंद्र अवान, विद्या चव्हाण और फौजिया खान समेत तमाम नेता और एनसीपी के सैकड़ों कार्यकर्ता चव्हाण सेंटर पहुंच चुके थे। शरद पवार भी अपनी पत्नी प्रतिभा पवार के साथ वक्त पर पहुंच गए। शरद पवार ने अपनी किताब के बारे में बात की, अपने सियासी सफर की तमाम कहानियां सुनाई और अपनी स्पीच के आखिर में शरद पवार ने कहा राजनीति में उन्हें 60 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, अब जिम्मेदारी थोड़ी कम करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने एनसीपी अध्यक्ष का पद छोड़ने का फैसला किया है। हालांकि पवार ने कहा वो एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं छोड़ रहे हैं, न ही वो राज्यसभा से इस्तीफा देंगे, लेकिन वो अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं। शरद पवार ने कहा वो पार्टी की नई पीढ़ी के नेताओं का मार्गदर्शन करते रहेंगे, एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास नहीं लेंगे, लोगों की मदद करते रहेंगे। इतने साल से मैं कई बार पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी उठा चुका हूं। कई मौके मिलने के बाद अब मैं और मौका नहीं चाहता। हो सकता है आपको आश्चर्य लगे, लेकिन मैं आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से सेवा मुक्त होने का निर्णय लेता हूं। शरद पवार का यह वाक्य सुनकर एनसीपी के नेता सख्ते में आ गए, एक दूसरे की तरफ देखने लगे।
नेता जब तक कुछ समझ पाते, इसी दौरान शरद पवार ने आगे की बात कह दी। पवार ने एनसीपी के सीनियर लीडर्स की एक कमेटी बनाने का भी ऐलान कर दिया। इस कमेटी में अजित पवार, सुप्रिया सुले, प्रफुल्ल पटेल समेत 17 नेताओं के नाम थे। पवार ने कहा, अब ये कमेटी ही तय करेगी कि एनसीपी का अध्यक्ष कौन बनेगा, पार्टी कौन चलाएगा। लेकिन शरद पवार की ये बात किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि वाईबी चव्हाण सेंटर में हंगामा मच चुका था। वहां मौजूद एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने नारे लगाने शुरू कर दिए, शरद पवार से अपना फैसला वापस लेने की अपील की। कुछ नेता तो रोने लगे। सब बार बार यही कह रहे थे कि शरद पवार इस्तीफे की बात न करें, अपने पद पर बने रहें। जिस वक्त वाईबी चव्हाण सेंटर में हंगामा हो रहा था, उस वक्त छगन भुजबल कोर्ट में थे। वहां उन्हें शरद पवार के इस्तीफे के ऐलान की खबर मिली। छगन भुजबल तुरंत वहां पहुंचे और पहुंचते ही कहा कि कोई कमेटी वमेटी नहीं बनेगी, शरद पवार ही अध्यक्ष हैं, वही रहेंगे, शरद पवार को अपना फैसला वापस लेना पड़ेगा। कोर्ट में भागना पड़ा और वहाँ जो है मैसेज आ गया कि पवार साहब कुछ इस्तीफा उन्होंने दिया है। अब वो इस्तीफा तो कोई हम लोग कोई वो इस्तीफा मंजूर नहीं करेंगे। पवार साहब की आज भी पार्टी को, महाराष्ट्र को, देश को जरूरत है। हम उनका इस्तीफा नहीं मांगेंगे। बाला साहब ठाकरे ने भी इसी तरह से इस्तीफा को बताया। सर, आपको बताया क्या था इस बारे में? आपको कमेटी का हिस्सा बनेंगे सर? अरे कमेटी जाने दो, पवार साहब इस्तीफा जो है उनको पीछे लेना पड़ा। लेकिन वाईबी चव्हाण सेंटर के अंदर अलग ही माहौल था। कोई रो रहा था, कोई गिड़गिड़ा रहा था, कोई सिर पकड़कर बैठा था, कोई छाती पीट रहा था और शरद पवार शांति से बैठकर सब कुछ देख रहे थे। हैरानी की बात है कि शरद पवार पद छोड़ने का ऐलान करने के बाद वहां से गए नहीं, वो कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच बैठ गए। इसके बाद सबसे अपने मन की बात कहने को कहा। कुछ कैमरों के सामने हो रहा था। एनसीपी के नेता एक एक करके अपनी बात कह रहे थे। महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष जयंत पाटिल रोने लगे। शरद पवार के करीबी नेता जितेंद्र आव्हाड भी माइक पकड़कर फूट फूट कर रोए। सबकी एक ही गुजारिश थी, शरद पवार अपना फैसला वापस लें। पवार साहेबांच्या नावाने मत मागतो। अगर पवार साहब महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं रहेंगे तो हम किसके पास जाएंगे? मार्गदर्शन के लिए देश और महाराष्ट्र को उनकी जरूरत है। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस को पवार साहब की सबसे ज्यादा जरूरत है। हम बचपन से उनको देखकर बड़े हुए हैं। पवार साहब को अचानक इस तरह से पार्टी छोड़ने का कोई अधिकार नहीं। उनका ये निर्णय हमें मंजूर नहीं है। हम पार्टी में बदलाव के सारे अधिकार देते हैं। आप चले जाएंगे तो हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। मी आपल्या सर्वांच्या वतीने त्यांना विनंती करतो की जयंत पाटिल, जितेंद्र आव्हाड, सुनील तटकरे और नवाब मलिक की दोनों बेटों समेत तमाम नेता रो रहे थे। लेकिन अजित पवार बिल्कुल संयमित थे, सबको देख रहे थे। नोट करने वाली बात यह थी कि शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले नेताओं के बीच नहीं थी, वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठ गई। जब ज्यादातर नेता बोल चुके थे तो अजित पवार ने माइक पकड़ा। अजित पवार कार्यकर्ताओं को समझाने लगे, उनसे कहा कि वो नारेबाजी ना करें। एक न एक दिन तो शरद पवार को रिटायर होना ही था। जब मंच पर बैठे जयंत पाटिल के एक समर्थक ने शरद पवार के फेवर में नारा लगाया तो अजित पवार ने उसके हाथ से माइक छीन लिया। उसी वक्त कार्यकर्ताओं के बीच से सुप्रिया सुले ने कुछ बोलने की कोशिश की तो अजित पवार ने उन्हें भी डांटकर चुप करा दिया। विनंती करू शकता, मी आणि सुप्रिया आम्हाला म्हणतील बस खाली। कहा कि चुप रहे, वो बड़े भाई हैं, बोल रहे हैं। कठीणच झालं। अरे वेड्यांनो, तुम्ही विनंती करू शकता, मी आणि सुप्रिया आम्हाला म्हणतील बस खाली। इसके बाद अजित पवार ने कार्यकर्ताओं को शरद पवार के फैसले का सम्मान करने के लिए कहा। शरद पवार ने पद छोड़ने का जो फैसला किया था वो आज नहीं तो कल होना ही था, ये उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि जैसे घर के बुजुर्ग नई पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपते हैं, उनका मार्गदर्शन करते रहते हैं, उसी तरह अब शरद पवार नए नेतृत्व का मार्गदर्शन करेंगे। जो भी पार्टी का अध्यक्ष होगा
वो शरद पवार के निर्देश के मुताबिक ही फैसले करेगा, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसलिए ज्यादा रोने चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। अध्यक्ष नहीं मतलब वो पार्टी में नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे हैं, लेकिन पार्टी चलती है सोनिया गांधी के आदेश से। अब अपनी उम्र का ध्यान रखते हुए पवार साहिब ने सबसे चर्चा करके एक नया नेतृत्व देने की जिम्मेदारी हमें दी है और वो नेतृत्व पवार साहिब के मार्गदर्शन के तहत काम करेगा। सिर्फ ये समझना कि पवार साहिब ही पार्टी हैं, ये सोचना बिल्कुल सही नहीं है। कल जो पार्टी अध्यक्ष बनेगा वो पवार साहिब के मार्गदर्शन में ही काम करेगा, इसके अलावा और कोई काम नहीं करेगा। आपका ये कहना ठीक नहीं है कि साहब आपके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं, ऐसा नहीं है। साहब है ना अपना पर्याय, वो नहीं तो और कौन है? समझ नहीं आता क्या? अब हमें सिर्फ एक नए नेतृत्व के तहत काम करना है। हम सभी को उस नेतृत्व को सपोर्ट करना है। हम जैसे अपने घरों में बुजुर्ग होने पर किसी नए को जिम्मेदारी देते हैं ना, और बुजुर्ग का मार्गदर्शन लेते रहते हैं और काम करते हैं, तो वो कैसा होता है? हम एक परिवार हैं, हम परिवार में ही रहेंगे और पवार साहब परिवार के प्रमुख के तौर पर ही काम करेंगे। इसके खिलाफ तिनका भर भी आशंका मन में मत रखो। आप जो बोल रहे हैं ऐसा मत कीजिए, हम सब एक हैं, अब हमारा क्या होगा? ऐसे बावला होने की जरूरत नहीं है, ये कभी ना कभी होना था। ये बात वो कल ही बोलने वाले थे, लेकिन कल 1 मई की वज्रमुठ रैली थी और यही खबर सभी मीडिया में दिखाई जा रही थी। और उसके बाद आज 2 तारीख है और आज पवार साहिब ने अपना फैसला सुनाया है। बातों से लगा कि अजित पवार को इस बात का अंदाजा था कि आज शरद पवार ऐलान करने वाले हैं, लेकिन अजित पवार के रुख पर एनसीपी के नेता और कार्यकर्ता हैरान थे। लेकिन अजित पवार ने किसी को बोलने का मौका नहीं दिया। एक नेता ने तो यहां तक कहा कि अब हमारा हाल भी क्या कांग्रेस की तरह हो जाएगा, लेकिन अजित पवार ने इसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि शरद पवार के खाने का वक्त हो गया है, उन्हें घर जाने दें। समझाने बुझाने के बाद कार्यकर्ताओं ने शरद पवार को जाने दिया, लेकिन कार्यकर्ता वहीं जम गए और ऐलान कर दिया कि जब तक शरद पवार इस्तीफा वापस नहीं लेते तब तक वो वहीं बैठे रहेंगे। थोड़ी देर बाद पवार ने बेटी सुप्रिया को वहां भेजा। अजित पवार भी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे, उन्हें समझाने की कोशिश की, कहा धरना खत्म करें। इसके बाद सुप्रिया सुले ने शरद पवार को फोन लगाया, स्पीकर पर कार्यकर्ताओं से बात करवाई। पवार ने लोगों से कहा वक्त ज्यादा हो गया है, पहले लंच करो। उन्होंने अजित पवार को लोगों के खाने पीने का इंतजाम करने को कहा। शरद पवार ने कहा कि कार्यकर्ता अपने घर जाएं, वो पार्टी के नेताओं से बात करेंगे और इसकी जानकारी कार्यकर्ताओं को दे दी जाएगी। तुम्ही आता बोला, तुम्ही स्पीकर फोनवर आहात, ऐकू येतोय का आवाज? हा बोला. हाँ ओके ठीक है, तोपर्यंत आता जेवण करून. इसके बाद पार्टी के तमाम नेताओं के रिएक्शन आए। सबने यही कहा कि शरद पवार के फैसले से वो सरप्राइज्ड हैं, उनसे अपना फैसला बदलने की अपील करेंगे। प्रफुल्ल पटेल ने कहा उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि शरद पवार इतने बड़े फैसले का ऐलान करने वाले हैं। सुबह जो किताब का, उनके पुस्तक का विमोचन था, उस कार्यक्रम में अचानक अपने भाषण में ये बात रखी कि मैं अब एक्टिव पॉलिटिक्स, खास करके एनसीपी के अध्यक्ष पद से मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ। ये हम सब लोगों के लिए अचानक एक प्रकार से जिसको बोलते हैं कि शॉक, एक आघात जैसा था कि उन्होंने इस तरह का वक्तव्य किया और हम सभी लोग बहुत दुखी हैं। पूरे पक्ष की भावना, सभी छोटे से बड़े कार्यकर्ता, सभी की भावना ये है कि उन्होंने अपने पद पर ही कायम रहते रहना चाहिए, उनका मार्गदर्शन हमें मिले। अभी हम सब लोग अभी शरद पवार जी के पास जाएंगे, कुछ वरिष्ठ लोग, और उनसे बात करेंगे और कोशिश करेंगे और हमारी उम्मीद है कि हम उनको मनाने में सफल होंगे। शरद पवार ने अपने बाद अध्यक्ष चुनने के लिए जो कमेटी बनाई है उसमें एनसीपी सांसद फौजिया खान का नाम भी है। फौजिया खान ने कहा उन्हें भी शरद पवार का फैसला मंजूर नहीं है। पार्टी के सभी नेता शरद पवार को मनाने की कोशिश कर रहे हैं।
पवार साहब ने ये घोषणा की, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जिसको ये निर्णय मान्य है। पवार साहब से हम सब आग्रह कर रहे हैं, विनंती कर रहे हैं कि ये निर्णय वापस लिया जाए। क्या आप लोग लगातार मांग, क्योंकि शरद पवार कुछ कह नहीं रहे हैं, लगातार अजित पवार कह रहे हैं समय आता है जहाँ पे ये पद छोड़ना पड़ता है, कोई दूसरा नया देखें, क्या आप लोग मांग करेंगे नए अध्यक्ष को? अजित पवार कह रहे हैं नहीं, हम दूसरे कोई सूचना रखेंगे सबके सामने, लेकिन किसी को भी ये मान्य नहीं है। शरद पवार के ऐलान से सिर्फ एनसीपी के नेता ही नहीं, दूसरी पार्टियों के नेता भी हैरान हो गए, सख्ते में आ गए। खासतौर पर महाविकास अघाड़ी के सहयोगी दल कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेताओं को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कहें। महाराष्ट्र में कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा शरद पवार का फैसला चौंकाने वाला है, लेकिन ये एनसीपी का अंदरूनी मसला है। नाना पटोले ने कहा एनसीपी में क्या होगा ये उन्हें नहीं मालूम, लेकिन वो इतना कह सकते हैं कि शरद पवार के फैसले से महाविकास अघाड़ी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शरद पवार जी हमें लगते थे कि आखिरी सांस तक वो सामाजिक और राजकीय जीवन में रहेंगे और हमेशा एक विचारधारा के साथ लड़ते रहेंगे, ऐसा ही हमें लगता था। लेकिन आज उन्हें किस वजह से इस्तीफा दिया ये बताना मुश्किल है, लेकिन इसमें एमवीए को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी राष्ट्रवादी के जो उनके पार्टी के अंतर्गत जो भी डिसाइड होगा उसके अंतर्गत जो भी अध्यक्ष बनेंगे वो एमवीए के साथ रहेंगे, ये हमारी उम्मीद है। सर, ये तो लगातार संतोष की एक माहौल बन गया था पार्टी के अंदर। अजित पवार दादा को लेकर बार बार जो सवाल उनसे पूछे जा रहे थे, आपको लग रहा है कि उस बात को शांत करने के लिए, उस असंतोष को खत्म करने के लिए इस तरीके का ट्रम्प कार्ड खेला है शरद पवार जी ने? नहीं, उनके पार्टी अंतर्गत मामला है, उस बारे में हम अभी कोई वक्तव्य करें तो अच्छी बात नहीं है। एनसीपी में टकराव है, झगड़ा है, ये खबर संजय राउत के बयान से फैली थी। संजय राउत ने अजित पवार को लेकर कहा था कि शरद पवार ने कह दिया है कि वो महाविकास अघाड़ी के साथ हैं और रहेंगे, लेकिन अजित पवार क्या करते हैं ये उन्हें नहीं मालूम। इसके बाद अजित पवार के बीजेपी के साथ जाने की अटकलों का दौर शुरू हुआ। आज जब शरद पवार ने एनसीपी का अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान किया तो संजय राउत का पहला रिएक्शन चौंकाने वाला था। संजय राउत ने ट्विटर पर लिखा, इसी तरह बाला साहब ने भी घटिया राजनीति से तंग आकर शिवसेना सुप्रीमो का पद छोड़ने का ऐलान कर दिया था। लेकिन जब संजय राउत कैमरों के सामने आए तो संभल कर बोले। संजय राउत ने कहा कि शरद पवार देश के बड़े नेता हैं, महाविकास अघाड़ी को उनके मार्गदर्शन की जरूरत है, लेकिन ये एनसीपी का अंदरूनी मामला है, इसीलिए वो इस बारे में ज्यादा नहीं बोलेंगे। देखिए, शरद पवार साहब इस देश के बड़े नेता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का देश की राजनीति में अपना एक स्थान है। पवार साहब जब से पार्टी की स्थापना हुई तब से पार्टी के प्रमुख रहे हैं। महाराष्ट्र में सत्ता पे बहुत साल रही है पार्टी। ये पार्टी शरद पवार साहब के नाम से ही पहचानी जाती है और शरद पवार ही उनकी ताकत है। आज मैंने सुना कि पवार साहब ने उनके पद यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया है। अब ये उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। लेकिन शरद पवार के साथ हमारे जो रिश्ते हैं माननीय पवार साहब के साथ, वो मैं इतना ही कहूँगा कि शरद पवार हमेशा इस राज्य के राजनीति में, देश के राजनीति में शिखर पुरुष रहे, सामाजिक कार्य बढ़ा रहा है। सिर्फ पार्टी के पद से इस्तीफा दिया है, पवार साहब ने राजनीतिक संन्यास नहीं लिया है। पवार साहब किसी पद पर बैठते इसलिए बड़े नहीं है ना, मैं इतना ही कहता हूँ। ये शरद पवार है, एक स्तंभ है, एक शिखर है। और एमपीए पर क्या कोई असर होगा? कोई असर नहीं होगा। कल आपने देखा होगा मुंबई में इतनी बड़ी रैली हो गई। शरद पवार के इस्तीफे की खबर पर बीजेपी से देवेंद्र फडणवीस को छोड़कर कोई दूसरा नेता नहीं बोला। फडणवीस ने भी सिर्फ 30 सेकंड में नपी तुली बात कही। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कुछ कहने से पहले इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अभी तो एनसीपी में भी विचार विमर्श चल रहा है। फडणवीस ने कहा यह देखना पड़ेगा क्या हुआ, क्यों हुआ और फाइनल फैसला क्या होता है, उसके बाद ही इस पर बोलना ठीक रहेगा। देखिए, ये उनका व्यक्तिगत फैसला है और राष्ट्रवादी कांग्रेस का एक आंतरिक मामला है और इस समय उसके ऊपर चर्चाएं भी चल रही है, मंथन भी चल रहा है और पार्टी किस निर्णय तक जा रही है इस बारे में हमें कोई अंदेशा भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर अभी बात करना
ये बहुत प्रीमेच्योर होगा, इसलिए मैं अभी इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हम परिस्थिति पर नजर रखे हैं, उचित समय पर इस पर बोलेंगे। फडणवीस की बात सही है कि शरद पवार ने अभी अपने फैसले का ऐलान किया है, लेकिन एनसीपी के नेता उन पर इस बात के लिए प्रेशर बना रहे हैं कि पवार अपने फैसले को वापस लें। अजित पवार, जयंत पाटिल, रोहित पवार, छगन भुजबल, सुनील तटकरे, दिलीप वलसे पाटिल और प्रफुल्ल पटेल जैसे एनसीपी के कई सीनियर नेता शरद पवार को मनाने के लिए उनके घर गए। शरद पवार से मिलने के बाद अजित पवार, सुप्रिया सुले, छगन भुजबल, जयंत पाटिल और रोहित पवार धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे। कार्यकर्ताओं से कहा, सब अपील करके शरद पवार से अपने फैसले पर फिर से विचार करने को कहें। वो तैयार हो गए हैं इस बात के लिए, लेकिन उन्होंने इसके लिए 2-3 दिन का वक्त मांगा है। अजित पवार ने कहा कि शरद पवार ने सभी कार्यकर्ताओं को अपने अपने घर जाने को कहा है। अगर कार्यकर्ता शरद पवार की बात नहीं मानेंगे तो वो भी अपने फैसले पर फिर से विचार नहीं करेंगे। साहब ने उसके बारे में सबका सुनने के बाद उन्होंने बताया कि अभी आप भुजबल साहब, मैं भुजबल साहब और रोहित पवार उसको बताया कि आप तीनों वहां जाओ, सुप्रिया के साथ बात करो और मेरा जो मैसेज है वो सब कार्यकर्ताओं को दो कि आप यहाँ से जो बैठे वहां से अपने अपने घर चले जाओ। आपकी जो मांग है कि मैंने इस्तीफा वापस लेना चाहिए, उसके लिए मुझे 2 से 3 दिन सोचने के लिए वक्त कार्यकर्ताओं को देना पड़ेगा। कार्यकर्ताओं ने मेरा सुनना चाहिए और ये यहाँ से कार्यकर्ता उठ के अपने अपने घर जाए। मैंने किसी को नहीं बताया, ये सब रॉन्ग है क्या? कुछ भी बात, अरे मेरा पीछा छोड़ दो बाबा, ये बार बार मेरे ही क्या पीछे लगे, ऐसा कुछ नहीं बताया। शरद पवार इस वक्त देश के सबसे उम्रदराज एक्टिव नेता हैं। 82 साल के हैं, लेकिन इस उम्र में भी उनकी सक्रियता और राजनीतिक कौशल कमाल का है। उनके सियासी दांव पेचों का बड़े बड़े लोहा मानते हैं। शरद पवार 60 साल से एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं। सबसे कम उम्र में महाराष्ट्र की सियासत में उन्होंने रोटी पलटी थी और 1978 में सिर्फ 37 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बन गए थे। मैं 1978 से ही शरद पवार की राजनीति को करीब से ऑब्जर्व कर रहा हूं। पवार साहब की खासियत यह है कि वो दाएं हाथ से जो करते हैं उसकी खबर बाएं हाथ को भी नहीं लगने देते। वो जब कोई बात कहते हैं तो उसके पहले आगे के 4 कदम प्लान कर चुके होते हैं। इसलिए पवार साहब आज क्या कह रहे हैं, इससे इस बात का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता कि उनकी स्कीम में आगे क्या होने वाला है। लेकिन आज जो परिस्थितियां बनी उनमें 2-3 बातें साफ हैं। एक, उम्र के कारण और स्वास्थ्य के कारण शरद पवार रोजमर्रा की दौड़ भाग की जिंदगी से थोड़ा आराम चाहते हैं। दूसरा, वो समझते हैं कि अजित पवार ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहते। अजित चाचा पवार के रिटायरमेंट के लिए उतावले हैं। अजित पवार को लगता है कि वो शरद पवार के नेचुरल सक्सेसर हैं। उनकी जगह कोई और आया तो ये टेम्परेरी अरेंजमेंट होगा। आखिरकार उन्हें ही एनसीपी को संभालना है। और तीसरी और सबसे खास बात यह है कि महाराष्ट्र की राजनीति में अजित पवार के समीकरण उन इक्वेशन से बिल्कुल अलग है जो शरद पवार ने बनाए हैं। अगर पार्टी की कमान अजित पवार के हाथ में आती है तो महाराष्ट्र की राजनीति की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। इसलिए अभी कुछ दिन इंतजार करना होगा। तेल और तेल की धार दोनों देखनी होगी। अब मैं आपको दिखाता हूं कर्नाटक की चुनावी जंग का नजारा। कर्नाटक में 8 दिन के बाद वोटिंग होनी है। कैंपेन पूरे जोरों पर है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, हिमंता बिस्व शर्मा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे बीजेपी और कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े स्टार कैंपेनर मैदान में थे। लेकिन मोदी ने आज कर्नाटक में कैंपेन का नैरेटिव ही बदल दिया। असल में कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया और यह ऐलान कर दिया कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो मुसलमानों का आरक्षण बहाल होगा, गौहत्या पर बना कानून वापस होगा। इसके साथ साथ कांग्रेस ने यह भी ऐलान किया कि नफरत फैलाने वाले संगठनों पर बैन लगाया जाएगा। यहां तक तो ठीक था, लेकिन नफरत फैलाने वाले संगठनों में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में पीएफआई के साथ साथ बजरंग दल का नाम भी डाल दिया गया।
बस इसी बात को मोदी ने पकड़ लिया और ऐसा ट्विस्ट दिया कि शाम होते होते कांग्रेस के नेता हनुमान चालीसा जेब में लेकर घूमते दिखाई दिए। मोदी ने चित्रदुर्ग, होसपेट और सिद्धनूर में 3 रैलियां की। शाम को कलबुर्गी में रोड शो किया और हर जगह कहा कांग्रेस को पहले प्रभुराम से दिक्कत थी, अब कांग्रेस को बजरंगबली का नाम लेने वालों से भी नफरत हो गई है। बजरंगबली की जय बोलने वालों पर पाबंदी लगाने की बात कर रही है। असल में हनुमान जी का जन्म स्थान कर्नाटक में ही है, होसपेट के पास में ही वो जगह है और मोदी की रैली भी होसपेट में थी। इसीलिए मोदी ने कहा, कितने दुख की बात है, जहां हनुमान जी का जन्म हुआ उसी राज्य में मंगलवार के दिन बजरंगबली के भक्तों पर पाबंदी की बात कांग्रेस कहने लगी। मोदी ने कहा, बजरंगबली का यह अपमान कर्नाटक के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आज जब मैं यहां हनुमान जी की इस पवित्र भूमि पर आया हूं, मेरे लिए हनुमान जी की इस पवित्र भूमि को नमन करना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंगबली को ताने में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंगबली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंगबली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। जैसे ही मोदी ने बजरंग दल पर बैन लगाने के कांग्रेस के वादे को मुद्दा बनाया, बीजेपी के नेताओं ने इस लाइन को पकड़ लिया। जगह जगह कांग्रेस के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए। क्योंकि अमित शाह भी कर्नाटक में थे, अमित शाह ने 3 जगह पब्लिक मीटिंग्स को एड्रेस किया और बेंगलुरु में रोड शो किया। अमित शाह के रोड शो के दौरान भी बजरंग दल के बैन के मुद्दे की गूंज सुनाई दी। अमित शाह के रोड शो में बजरंगबली की जय और जय श्री राम के नारे सुनाई दिए। हनुमान चालीसा का पाठ भी सुनाई दिया। इसके बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी कांग्रेस पर हमला किया। हिमंता ने कांग्रेस को मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट पार्टी बता दिया। उन्होंने कहा कि वोट बैंक के चक्कर में कांग्रेस अब मुस्लिम लीग बन गई है, जिन्ना से भी आगे निकल गई है। गृह मंत्री जी ने पीएफआई को बैन किया है। कांग्रेस बोल रहा है मैं बजरंग दल को बैन करूंगा। कांग्रेस बोल रहा है कि मैं मुस्लिम रिजर्वेशन दोबारा चालू करूंगा। कांग्रेस बोल रहा है कि गो हत्या का विरोधी कानून को मैं दोबारा गो हत्या को रेगुलराइज कर दूंगा। कांग्रेस बोल रहा है कि एंटी कन्वर्शन बिल जो हुआ है उसको खत्म करूंगा। आज जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है ये कंप्लीट मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट मैनिफेस्टो है। जिन्ना भी जिंदा होता था तो ऐसा मैनिफेस्टो कभी नहीं देता था, मेरा विश्वास है। लेकिन आज आप जिन्ना से भी नीचे चला गया। वो लोग सारे जो भारतीय है, सारा भारतीय जो स्पिरिट है उनका खिलाफ बोल रहा है। कर्नाटक में ये एकदम मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट पार्टी बन चुका है। बीजेपी के नेताओं ने बजरंग बल पर पाबंदी के वादे को बड़ा मुद्दा बना दिया, इसे बजरंग बली से जोड़ दिया और कांग्रेस के नेताओं को कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। हालत यह हो गई कि शाम होते होते कांग्रेस के नेता अपनी जेब में हनुमान चालीसा रखकर घूमने लगे। पवन खेड़ा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उन्होंने अपनी जेब से हनुमान चालीसा निकाली और कहा वो भी
हनुमान के भक्त हैं। बजरंग दल जैसे संगठन को बजरंग बली से कंपेयर करके मोदी ने हनुमान भक्तों की आस्था का अपमान किया है। कांग्रेस बजरंग बली का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। मोदी को देश से माफी मांगनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा है तो पूरी तरह से मैं बोल सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री। ये ध्रुव सक्सेना जिस दल के हों, उनको आप मेरे आराध्य देव हनुमान जी से कंपेयर करेंगे, बजरंग बली से कंपेयर करेंगे? ये रक्षा करते हैं हमारी? मोदी जी आपसे भी यही रक्षा करते हैं हमारी। इनसे आप तुलना कर रहे हैं बजरंग दल की, जिनके विषय में आपके अपने नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कहा था, याद है 2017 में? कि ये आईएसआई से संबंधित लोग हैं, आईएसआई सर्टिफाइड पार्टी है। फोन उठाइए प्रधानमंत्री जी और पूछिए जरा ज्योतिरादित्य सिंधिया से क्या विचार है उनके बजरंग दल के विषय में। बजरंग दल की तुलना बजरंगी से करेंगे और हम बर्दाश्त कर लेंगे? यह अपमान नहीं सहेंगे हम। माफी मांगे प्रधानमंत्री इस देश से और करोड़ों ऐसे भक्तों से जो बजरंग बली को अपने दिल के करीब रखते हैं। पूछिए जरा उनसे, ध्रुव सक्सेना से उनके क्या संबंध है, और पूछिए हनुमान चालीसा आती है उनको? और प्रधानमंत्री जी के लिए तो मैं 2 शब्द कहूंगा, 2 लाइनें कहूंगा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जाके उनको बताइए और उनसे पूछिए इसका अर्थ मालूम है, और अगर अर्थ मालूम है तो आत्मसात करें यह अर्थ। जब पवन खेड़ा की बातों का कोई असर नहीं हुआ तो फिर कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभाला राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। गहलोत ने कहा कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, इसलिए इस तरह के खेल कर रही है। गहलोत ने कहा कि बजरंग दल का हनुमान जी से क्या लेना देना, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस तरह के दांव पेच आजमा रही है। बजरंग दल का नाम ले ले, बजरंग बली की नाम लो, बजरंग बली तो सबके लिए है। इन्होंने जानबूझ के ये बजरंग बली के नाम का, राम के नाम का ये राजनीति करते हैं। हम सब के हिंदुस्तान के लोगों के लिए आस्था के केंद्र है वो, चाहे वो राम मंदिर हो और चाहे वो बजरंग बली हो, ये हमारी आस्था के जुड़े हुए हैं। ये लोग उनके नाम से राजनीति करते हैं, धीरे धीरे लोग समझ गए। असदुद्दीन ओवैसी भी आज कर्नाटक में थे। उन्होंने हुबली में पब्लिक मीटिंग की। ओवैसी ने भी बजरंग दल पर बैन लगाने के कांग्रेस के वादे पर सवाल किया। ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस चुनाव के वक्त वोट के लिए वादे करती है और चुनाव के बाद भूल जाती है। कांग्रेस ने तो अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनवाने का भी वादा किया था, लेकिन अब कांग्रेस राम मंदिर का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। ओवैसी ने कहा अगर आरएसएस और बजरंग दल वालों से कांग्रेस को इतनी नफरत है तो फिर जगदीश शेट्टार जैसे बीजेपी के नेताओं को टिकट क्यों दिया? शेट्टार तो पूरी जिंदगी आरएसएस और बजरंग दल के हार्डकोर सपोर्टर रहे हैं। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उनका रेजोल्यूशन है उनकी पार्टी का कि हम बाबरी मस्जिद को वहीं बनाएंगे। क्या हुआ वहां पे फिर? अब कांग्रेस पार्टी बोल रही है, देखिए चुनाव से पहले तो बहुत बातें बोलते, उसके बाद क्या होता आप देख लो। दूसरी बात, आप बोलते कि ये बैन करेंगे नहीं करेंगे। भाई आप शेट्टर साहब को पार्टी में लिए, उन्होंने जिंदगी उनकी आरएसएस से शुरू हुई। हाँ, उनकी जिंदगी आरएसएस से शुरू हुई पूरा। उन्होंने बीजेपी के फाउंडर्स में से है, उन्होंने कांग्रेस में चले गए। क्या है आपका ये, मेरे को नहीं मालूम। देखेंगे क्या होता है इलेक्शन के बाद। कांग्रेस की तरफ से आज प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों ने रोड शो किए, पब्लिक मीटिंग्स को एड्रेस किया, लेकिन कोई नई बात आज उन्होंने नहीं कही। न कांग्रेस के बजरंग दल पर बैन लगाने के वादे पर कुछ बोले, न गौहत्या पर। राहुल ने वही कहा कि मोदी कैंपेन में सिर्फ अपनी बात करते हैं, बीजेपी के नेताओं के नाम तक नहीं लेते, बीजेपी सरकार के काम नहीं गिनाते। लेकिन प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर जो हमला किया वो काफ़ी तीखा था। प्रियंका गांधी ने आज मांड्या, चिंतामणि और होसकोटे में 3 रोड शो किए। प्रियंका के रोड शो में काफ़ी भीड़ भी दिखाई दी। प्रियंका ने भीड़ में मौजूद लोगों से मुलाकात की और इसके बाद एक पब्लिक मीटिंग को एड्रेस किया। प्रियंका ने कहा बीजेपी हमेशा जनता को गुमराह करती है, जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ने के बजाय कम्युनल इश्यूज को हवा देने की कोशिश करती है और कर्नाटक में भी वही हो रहा है। प्रियंका ने चैलेंज किया अगर बीजेपी में हिम्मत है तो एक चुनाव जनता के मुद्दों पर लड़कर दिखाएं। मैं भाजपा
उनके प्रधानमंत्री, उनके तमाम मंत्री और उनके सारे नेताओं को चुनौती देती हूँ, एक चुनाव किसी भी प्रदेश में, एक चुनाव वो जनता के मुद्दों पर लड़के दिखाएं। एक ऐसा चुनाव लड़ें जिसमें ना वो अतीत की बातें करें, ना वो जनता को लड़ाने की बातें करें, ना वो ऐसी बातें करें जिससे जनता के लिए कोई समस्या नहीं है। जनता की जो समस्याएं हैं वो है महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, हर रोज सुबह उठकर ये ना जानना कि अगला दिन कैसे आएगा, ये है समस्याएं। कर्नाटका में इन्होंने सरकार चलाई है 3.5 सालों से, मुंह दिखाने लायक नहीं है आपके सामने बोल नहीं सकते, क्योंकि जानते हैं कि आपकी समस्याएं बढ़ गई हैं, कम नहीं हुई। उनसे आप जवाब मांगिए, आप जनता हैं, आप ही में शक्ति है, आप जवाब मांगिए। आज वो कुछ भी कर लें, यहाँ बदलाव की हवा चल गई है, यहाँ बदलाव आएगा, आप बदलाव लाएंगे। एक बात तो माननी पड़ेगी, पब्लिक मीटिंग्स में प्रियंका गांधी राहुल से कहीं बेहतर ओरेटर हैं। कम से कम सही मुद्दे उठाती हैं, उनके भाषणों में कुछ नयापन होता है। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि राहुल गांधी उनके सबसे बड़े कैंपेनर हैं और उनका मुकाबला है नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी चतुर हैं, जबरदस्त वक्ता हैं, हाजिर जवाब हैं। और दूसरी प्रॉब्लम कांग्रेस के सामने यह है कि बीजेपी की रणनीति तो क्लियर है, लेकिन कांग्रेस न मुसलमानों को नाराज करना चाहती है और साथ साथ खुद को हिंदू का हितैषी भी दिखाना चाहती है। इसी चक्कर में कंफ्यूजन है और इसी कंफ्यूजन के तहत पीएफआई की तुलना बजरंग दल से करती, वो भी मंगलवार के दिन, और वो भी कर्नाटक में जो हनुमान जी का जन्मस्थल है। बजरंग दल पर पाबंदी की बात मोदी ने पकड़ ली और अब कांग्रेस के नेता अगले 8 दिन तक सफाई देते घूमेंगे और बीजेपी के नेता लगातार हमला करेंगे। और यह ऐसा मुद्दा है जो लोगों की भावनाओं से जुड़ा है और इसका नुकसान कांग्रेस को काफी होगा। कर्नाटक में असेंबली इलेक्शन की गर्मी है और यूपी में लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए कैंपेन पूरे जोरों पर है। आज योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज और बुंदेलखंड के कई इलाकों का दौरा किया। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद योगी आज पहली बार प्रयागराज पहुंचे थे। योगी की सभा भी उसी जगह से सिर्फ 200 मीटर दूर रखी गई थी जहां योगी ने जमीन अतीक अहमद के कब्जे से छुड़वाई थी और उस जमीन पर गरीबों के लिए घर बनाए। योगी ने अपने भाषण में अतीक का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने रामायण की चौपाई सुनाकर सारी बात क्लियर कर दी। योगी ने कहा जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। योगी ने कहा उनकी सरकार तो इसी मंत्र पर चल रही है, इसीलिए 2017 से पहले जो अपराधी सीना तान कर चलते थे अब वही माफिया गले में तख्ती लटकाकर घूम रहे हैं। रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी ने एक बात कही थी, कर्म प्रधान विश्व रसि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। और मुझे लगता है कि ये पंक्तियां आज भी उसी प्रकार की प्रासंगिक हैं जैसे मध्यकाल में थी। जिस प्रयागराज में दुनिया अपनी आध्यात्मिक पिपासा के लिए आती है, जहां पर अन्याय और अत्याचार से पीड़ित मानवता आकर के न्यायालय की शरण में आकर के न्याय प्राप्त करने की विलासा से आता है, कुछ लोगों ने उस प्रयागराज की धरती को अन्याय और अत्याचार का शिकार बना दिया था, पापाचार का शिकार बना दिया था। लेकिन ये प्रकृति न किसी पर अत्याचार करती है और न किसी के अत्याचार को स्वीकार ही करती है, सबका हिसाब बराबर करके रख देती है। जो लोग पहले आतंक के बल पर गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करते थे, व्यापारियों से रंगदारी वसूली करते थे, आज गले में तख्ती लटका करके जाने के लिए मजबूर हुए हैं।
यूपी में नगर निगम के चुनाव में ओवैसी की पार्टी भी मैदान में है और ओवैसी का कैंपेन देखने लायक है। ओवैसी का फोकस मुस्लिम बहुल इलाकों पर है और वो अतीक अहमद की हत्या को बड़ा इशू बना रहे हैं। इसे मुसलमानों पर जुल्म का सबूत बताते हैं। मुरादाबाद में ओवैसी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर हैं, धर्मगुरु भी हैं, इसके बाद भी दूसरों को मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं। ओवैसी ने कहा कि योगी को समझना पड़ेगा, नहीं समझेंगे तो वोट की ताकत से समझाना पड़ेगा कि देश बंदूक से नहीं संविधान से चलेगा। एक मुख्यमंत्री हैं, धर्मगुरु भी हैं और वो विधानसभा में खड़े होकर गुस्से में लाल पीले हो जाते हैं, मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। क्या ये जेब देता है एक मुख्यमंत्री को, एक धर्मगुरु को, कि बोले कि हम मिट्टी में मिला देंगे? अरे हम तो मिट्टी से, हमारे रब ने हमको बनाया, हमारे रब ने हमको मिट्टी से बनाया। तो शैतान ने कहा कि मैं सजदा नहीं करूंगा तू, क्योंकि तूने मुझे आग से बनाया। तो अल्लाह ने कहा निकाल, हम मिट्टी से बनाए गए मिट्टी में ही जाएंगे। मुख्यमंत्री जी, हम इस मिट्टी में पैदा हुए, हमारी मां ने हमको 9 महीने अपने कोख में रखा, इसी मिट्टी में पैदा किया। जब अल्लाह की तरफ से बुलावा आएगा, इसी मिट्टी में जाएंगे और इसी मिट्टी से उठाए जाएंगे कब्रें जब खुलेंगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अफसोस होता है कि भारत के इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, दूसरी मर्तबा मुख्यमंत्री बने हैं और उनके अतराफ में लोग कहते हैं कि वो भारत के कभी प्रधानमंत्री बनना भी चाहते हैं। नहीं, ठीक है, ख्वाब देखना कोई बुरी बात नहीं है, ख्वाब देखिए, ख्वाब देखिए, मगर गोली से देश नहीं चलता। मुख्यमंत्री संविधान से चलता है, जो बाबा साहेब अंबेडकर का बनाया हुआ है। इसके बाद ओवैसी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि अखिलेश यादव मुसलमानों का वोट तो चाहते हैं, लेकिन उनके साथ खड़े नहीं होना चाहते। ओवैसी ने कहा कि अखिलेश यादव को अतीक अहमद और अशरफ का नाम लेने से डर लगता है, वो सिर्फ एयर कंडीशन कमरे में बैठकर ट्वीट कर सकते हैं। अरे ये समाजवादी का नेता अखिलेश यादव एयर कंडीशन कमरों में बैठकर एक फोन लेकर 280 वर्ड का ट्वीट कर देता है। अरे नाम तक नहीं ले सकता अतीक और अशरफ का, नाम नहीं ले सकता, क्योंकि डरते हैं। अरे अगर माफिया है तो कहां नहीं है माफिया, क्या सबसे उस तरह का सलूक किया जाएगा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर मरने वाले का नाम अतीक और अशरफ नहीं होता, हमारा किसी का नाम राजू और राम भी होता, तो सदुद्दीन ओवैसी इसी तरह से मुखालिफत करता। क्योंकि मेरा मानना यह है कि भारत के लोकतंत्र में कामयाबी उस वक्त होगी जब संविधान कामयाब होगा, जब कोर्ट से सजा दी जाएगी, जब कानून के मुताबिक किसी का घर तोड़ा जाएगा। मनमानी नहीं होनी चाहिए। ओवैसी की बात सही है कि अखिलेश यादव कैंपेन के दौरान अतीक अहमद और अशरफ का नाम नहीं लेते और वो ये भी जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ अपनी हर रैली में माफिया के खिलाफ एक्शन को बड़ा इशू बनाते हैं, बीजेपी की बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश करते हैं। इसलिए ओवैसी हर रैली में अतीक की हत्या को मुसलमानों पर हो रहे जुल्म करार देते हैं और अखिलेश की चुप्पी पर सवाल उठाते हैं और वो जानते हैं कि अखिलेश की मजबूरी है, वो न योगी को जवाब दे सकते हैं न ओवैसी को जवाब दे सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं रेसलर्स के आरोपों से डरे हुए और घबराए हुए बृजभूषण शरण सिंह का असली चेहरा, वो चेहरा जो आज जनता के सामने आ गया। आज रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष को जब सीधे सीधे आरोपों से कन्फ्रंट किया गया तो वो मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। आज इंडिया टीवी ने बृजभूषण शरण सिंह को सफाई पेश करने का मौका दिया। मेरे सहयोगी सौरभ शर्मा और देवेंद्र पाराशर बृजभूषण शरण सिंह से टीवी पर लाइव बात कर रहे थे तो रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष ने धरने पर बैठे पहलवानों पर खूब आरोप लगाए। आरोप लगाने वाली लड़कियों के नाम भी ले डाले, लेकिन इंडिया टीवी के पास उस रिपोर्ट की कॉपी थी
जिसमें महिला रेसलर ने हलफनामा देकर बृजभूषण शरण सिंह पर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का इल्जाम लगाया है। जब सौरभ ने एक महिला प्लेयर के बयान को कोट करके सवाल पूछा, कन्फ्रंट किया, तो बृजभूषण शरण सिंह उखड़ गए। सौरभ शर्मा ने उन्हें बताया कि एक महिला पहलवान ने जांच कर रही कमेटी को बताया था कि रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के तौर पर बृजभूषण उन्हें अपने दफ्तर में बुलाकर गलत तरीके से छू रहे थे। उन्होंने जबरदस्ती गले लगाने की कोशिश की थी। इस पर रिएक्शन मांगा गया तो नेताजी नाराज हो गए और धमकी देने लगे। जिस माइनर की बात हो रही है उसका क्या आरोप है मुझे नहीं मालूम है, और बिना आरोप मालूम हुए मैं सजा भोग लूं, शायद आपका कहना यह है। और जहां तक ये जो महिला पहलवान आरोप लगाई हैं, यही इनका आरोप मैंने पढ़ा है, जिसका इन्होंने एफिडेविट दे रखा है। उसमें इन्होंने लिखा है कि कजाकिस्तान में ये एक टूर्नामेंट खेलने के लिए गई थी और इनको जब गोल्ड मेडल मिला तब ये कहती हैं कि स्वयं ये हमारे पास आईं। क्यों आईं? क्योंकि अपने पिता से ये बात करना चाहती थी और उस समय इनके पास टेलीफोन नहीं था। हमने इनके पिता से इनकी बात कराई और फिर बाद में मैंने इनको गले लगा लिया, और ये जब असहज महसूस हुई तो हमने कहा कि एक पिता के रूप में मैं आपको गले लगा रहा हूं। अब बताइए, इस पर फांसी पर लटक जाना चाहिए? इनका आरोप है। का आरोप है कि वो किसी देश में प्रैक्टिस कर रही थी, प्रैक्टिस एरिया होता है। मैं वहां लोगों के साथ घूमते टहलते गया और मैं उनको घूर रहा था। तो बताइए, इसमें मुझे सरजू में कूद जाना चाहिए? आरोप तो इनके देखिए कि आरोप इनके क्या हैं। क्या कहीं आरोप है कि मैंने इनको घसीटा हो, मैं इनको कमरे में लेकर के गया हो, मैंने कोई अश्लील हरकत की हो, इसका कोई ऑडियो हो, वीडियो हो? केवल मात्र कहने से ये कह दें और हम सरजू में कूद जाएं। मीडिया पर चल रहा है गोल्ड मेडल मिलने के बाद खिलाड़ियों से मिलना। यही जो है जिस समय इनको रियो में गोल्ड मेडल मिला था, आप देखिए कि कोच के कंधे पर बैठ करके किस तरीके से जो है कोच उत्साह में लेकर के इनको घूम रहा है। अगर मेडल पहनाना, बच्चों से मिल लेना अगर अपराध है तो आप अगर इजाजत दें तो मैं कूद जाऊं। सरजू यहां से है 4-5 किलोमीटर दूर पर, कूद जाऊं इसी पर। ये जो बीप आप सुन रहे थे, ये उन पहलवानों के नाम बृजभूषण शरण सिंह ने लिए थे जो कानूनन नहीं लिए जा सकते। ये वो पहलवान लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, जिन्होंने बृजभूषण शरण सिंह पर इल्जाम लगाए हैं। इसके बाद सौरभ शर्मा ने बृजभूषण को कन्फ्रंट किया, महिला पहलवानों का दिया गया बयान पढ़ के सुनाया, तो बृजभूषण सिंह उखड़ गए, नाराज हो गए। सौरभ शर्मा ने बृजभूषण से कहा कि उनके ऊपर एक नाबालिग पहलवान ने इल्जाम लगाए हैं। पॉस्को एक्ट के तहत केस रजिस्टर हुआ है। इस बात से बृजभूषण इतने खफा हो गए कि उन्होंने बातचीत के दौरान ही ईयर प्लग हटाया और आसपास खड़े लोगों से कहा, इनका कैमरा हटाओ, इनको यहां से निकालो, इनका नाम नोट कर लो। आप सुप्रीम कोर्ट नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं है, आप अदालत नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उन्होंने उस हरासमेंट जो कमेटी बनी थी उसके जांच रिपोर्ट का इंतजार क्यों नहीं किया? मेरी एक बात सुन लीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस की जो भी रिपोर्ट आएगी, 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 उसका मैं सामना करने के लिए तैयार हूं। दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट को जो भी आएगी उसके सामना करने के तैयार हूं। अब आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप जज ना बने। वो लोग तो जज बन गई हैं, वो लोग तो जज बन गई हैं, जज बन करके बैठी हैं, और कम से कम जो है मीडिया जज ना बने। एक ओलंपियन जेल में भी है, 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 रोकिए उनको, एक ओलंपियन जेल में भी है, एक ओलंपियन जेल में भी है, डबल मेडल है उसके पास,
ओलंपियन होने का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता कि आप झूठ नहीं बोलते। ओलंपियन होने से आपको ये सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता कि आप झूठ नहीं बोलते। आप हटाइए अपना दुकान, ये कैमरा बंद करिए, पहले कैमरा बंद करिए, कैमरा बंद करिए। रुक जाओ यार, बंद करिए, जाइए। है इनका नोट करो, इनको दोबारा बताने दीजिएगा। जजमेंट करने लगते हैं बैठ करके, क्या कोर्ट करते हैं। जाइए जाइए, दुकान हटाइए। इंडिया टीवी पर बृजभूषण शरण सिंह का ये लाइव टेलीकास्ट जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवान भी देख रहे थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि बृजभूषण शरण सिंह की यही असलियत है, यही उनका असली चेहरा है। विनेश फोगाट ने कहा, सोचिए जब बृजभूषण शरण सिंह नेशनल मीडिया पर इस तरह की गुंडागर्दी कर सकते हैं तो फिर बंद कमरे में खिलाड़ियों से कैसा सलूक करते होंगे। इंडिया टीवी से कोई उनका वो पूछे थे, उन्होंने सवाल पूछा तो इतने बौखला गए, इतना पागलों की तरह बिहेव कर रहे हैं। बहुत सारी गंदी बातें वो नेशनल टेलीविजन पे बोल रहे हैं। जो एक सभ्य व्यक्ति, जो एक सभ्य समाज से आता है, उसके मुंह से ऐसी बातें बोलना तो आप समझ लीजिए उसकी मानसिकता किस लेवल पे उसकी मानसिकता है। जो नेशनल टेलीविजन पे 140 करोड़ देशवासियों के सामने ऐसी भाषा का प्रयोग कर सकता है, वो आदमी बंद कमरे में लड़कियों के साथ में किस लेवल तक करता होगा, आप अंदाजा लगा सकते हो बस। धरने पर बैठे एक और पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा, अब तो दिल्ली पुलिस भी उनकी मदद नहीं कर रही है। बजरंग पूनिया ने कहा, न तो खेल मंत्रालय ने उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई की और न ही दिल्ली पुलिस ने अब तक उन्हें बयान के लिए बुलाया है। इसलिए अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से ही इंसाफ की उम्मीद है। देखिए, वो तो वही जवाब दे सकते हैं क्योंकि उन्हीं पे एलिगेशन लगे हैं और खिलाड़ियों ने एलिगेशन लगाए हैं। और वो बौखलाहट तो आपको दिख ही रही होगी क्योंकि वो कुछ अपने मौजूदा चैनल ले रहे हैं जो अपने उधर घर पे बुला के उनको इंटरव्यू दे रहे हैं। जैसे आपने सच्चाई दिखाने का काम किया तो आपको बोल दिया पूरे एक नेशनल मीडिया को आप देख रहे कैसे संबोधित कर रहे हो, किन का ध्यान रखो, आगे से अंदर नहीं आने चाहिए। तो आप उसको उनका डर देख सकते हैं क्योंकि अगर खिलाड़ी झूठे होते हैं तो वो जवाब देते हैं उन चीज़ों का, लेकिन खिलाड़ी सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये भारतीय बेटियों की लड़ाई है, ना कि एक कुश्ती की। अगर हम आज जागरूक नहीं हुए तो हमारी बहन बेटियों का ऐसे ही शोषण होता रहेगा। आपने पुलिस का रवैया देख लिया होगा, वो कैसे उन्होंने 6 दिन में तो FIR दर्ज की, उसके बाद अब बयान की बारी है तो बयान वो किस तरीके से, अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो आज फ़ोन तक नहीं उठा रहे कि भाई बयान होने हैं, आज होने हैं, आज ये आप, अभी तक कोई बात नहीं हुई है। कभी किसी चीज़ का बहाना ले रहे हो, कभी किसी चीज़ का बहाना ले रहे हैं, तो वो सिर्फ तोड़ने की चीज़ें कर रहे हैं। मैंने बृजभूषण शरण सिंह से सौरभ शर्मा की पूरी बातचीत देखी है, इसका कुछ हिस्सा मैंने आपको दिखाया है। सौरभ ने एक अच्छे प्रोफेशनल की तरह सवाल पूछे, ऐसी कोई बात नहीं कही कि नेताजी को इंटरव्यू बीच में छोड़कर भागना पड़े। उन्हें तो अपनी बात कहने का, सफाई देने का मौका दिया जा रहा था। नेताजी जांच रिपोर्ट को कोट कर रहे थे, अपनी सफाई के लिए जांच रिपोर्ट का सहारा ले रहे थे। जब सौरभ ने रिपोर्ट का वो हिस्सा पढ़कर सुनाया जहां एक लड़की ने बृजभूषण शरण सिंह पर सीधे सीधे सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लगाया था तो नेताजी बिफर गए, डरकर भाग गए। जो लोग पब्लिक लाइफ में होते हैं उन्हें बर्दाश्त करना सीखना चाहिए। जो लोग चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उन्हें जनता के प्रति उत्तरदायी होना ही पड़ता है। मीडिया के सवालों के जवाब देने पर जिस तरह का ड्रामा बृजभूषण शरण सिंह ने किया, जिस तरह के टेंट्रम उन्होंने दिखाए, वो उनकी कमजोरी को दर्शाता है। माइक उतारना, देख लेने की धमकी देना, ये वो लोग करते हैं जिन्हें एक्सपोज होने का डर होता है। हम लोग ऐसी धमकियों से न कभी डरे हैं न डरेंगे। मैं तो आज भी बृजभूषण शरण सिंह को आमंत्रित करता हूं कि वो आपकी अदालत में आए, देश के चैंपियन रेसलर्स को फेस करें। एक तरफ रेसलर्स हो, एक तरफ बृजभूषण शरण सिंह हो, सवालों के जवाब दें ताकि जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब मैं आपको दिखाता हूं कि क्रिकेट के मैदान पर हार से बौखलाए गौतम गंभीर ने एक बार फिर विराट कोहली पर कैसे अपनी खींच निकालने की कोशिश की। लखनऊ में IPL मैच के दौरान गौतम गंभीर ने विराट कोहली पर हमला करने की कोशिश की। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच चल रहा था। विराट की टीम 126 रन पर आउट हो गई, लेकिन लखनऊ की टीम इस छोटे स्कोर की भी बराबरी नहीं कर पाई। विराट कोहली की टीम ने यह मैच 18 रन से जीत लिया। गौतम गंभीर लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटोर हैं। वो अपनी टीम के प्रदर्शन से निराश थे
परेशान थे और इसका गुस्सा उन्होंने विराट कोहली पर उतारने की कोशिश की। असल में चौथे ओवर में कृणाल पांड्या के शॉट पर विराट कोहली ने कैच ले लिया। कैच लेते ही विराट ने स्टैंड की तरफ देखा और मुंह के आगे उंगली रखकर कुछ इशारा किया। ऐसा इशारा कुछ दिन पहले गौतम गंभीर ने किया था। गौतम गंभीर ये सब देख रहे थे। इसके बाद जब मैच खत्म हो गया, दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे। विराट ने लखनऊ सुपर जायंट्स के कायल मेयर से कुछ बात करने की कोशिश की। तभी गौतम गंभीर वहां आए, विराट कोहली से बहस करने लगे। गौतम गंभीर ने विराट पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन कुछ प्लेयर्स ने उन्हें पकड़ लिया। यह पूरा तमाशा 4 से 5 मिनट चला। इसके बाद कोहली ने सोशल मीडिया पर इसे लेकर रिएक्शन दिया। कोहली ने कहा, अगर आप कुछ कहते हो तो सुनने के लिए भी तैयार हो, वरना कुछ मत कहो। इस कंट्रोवर्सी पर गौतम गंभीर और विराट कोहली पर उनकी मैच फीस का 100% जुर्माना लगाया गया है, जबकि एक और प्लेयर नवीन उल हक पर मैच फीस का 50% जुर्माना लगा है। एक बात तो साफ है, गौतम गंभीर विराट कोहली की लोकप्रियता से, उनकी सफलता से जलते हैं। दोनों दिल्ली के प्लेयर हैं। गौतम गंभीर इस बात को कभी पचा नहीं पाए कि विराट उनके मुकाबले बहुत आगे निकल गए, उनसे बहुत बड़े प्लेयर बन गए। जब विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म थे, उनके बल्ले से रन नहीं बन रहे थे, गौतम गंभीर ने विराट कोहली को राइट ऑफ कर दिया था। उनका मजाक उड़ाते थे। विराट कोहली ने अपने बल्ले से करारा जवाब दिया और ऐसा जवाब दिया कि गौतम गंभीर को मिर्ची लगी। चुनाव लड़कर एमपी बनकर गौतम गंभीर का अहंकार और भी बढ़ गया। विराट की लोकप्रियता उन्हें कितना परेशान करती है, यह कल ग्राउंड में साफ साफ एक बार फिर नजर आया। विराट कोहली ऐसे प्लेयर हैं जो हमेशा एग्रेसिव रहते हैं, किसी तरह की नॉनसेंस को बर्दाश्त नहीं करते। इसीलिए उन्होंने गौतम गंभीर को बराबर का जवाब दिया। लेकिन कुल मिलाकर गौतम गंभीर ने जो किया वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है, न एक फॉर्मर प्लेयर को शोभा देता है, न एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। ऐसी घटनाओं से क्रिकेट का नुकसान होता है और ये नहीं होना चाहिए था। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।